चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर का आगाज होने जा रहा है क्लास 11th का। वो हमारा नया चैप्टर सुनहरा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन काफी लोगों को इस चैप्टर का इंतजार था। फिर हम लोग एक एक चैप्टर को देखेंगे। रासायनिक बंधन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स, फिर जितना भी है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सारे ब्लॉक को पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, इसलिए बार बार आप लोग से विनती है, आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाइए। तो हमारा जो नया चैप्टर है ये खूबसूरत सा देखिए चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। हमारे और आपके बीच में क्या है जी, बॉन्डिंग है, तभी आप हमसे पढ़ रहे हैं। यानी बॉन्डिंग जब तक तगड़ा नहीं होगा, यानी हमारा और आपका बॉन्डिंग तगड़ा नहीं होगा, तो हम लोग आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। जुड़ना ही बॉन्डिंग तो है जी, जुड़ना इज बॉन्डिंग। जो जुड़ रहा आदमी का जो कनेक्टिविटी एक दूसरे का आदमी से, तो वही तो बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग स्ट्रांग भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, और कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। तो ये बॉन्डिंग जितना ज़्यादा मजबूत हम लोग रखेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में भी उसी तरह से आइटम भी दूसरे आइटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, और बॉन्ड बनाना को चाहने के बाद क्या करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है। काफी अगर मजबूती से बॉन्ड बना रहेगा तो वो टूटेगा नहीं, वो टूटता नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग आखिर है क्या। जिस तरह से हमारा और आपका बॉन्डिंग है, जो आप हमको लगातार देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो हमारा बॉन्डिंग तो है। तो हमारा क्या है, बॉन्डिंग ही तो है, वो हमारा बंधन ही तो है। तो उसी प्रकार से आज केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग आपसी बंधन नहीं, हम पढ़ेंगे आइटम का बंधन, मॉलिक्यूल्स का बंधन और आयंस का बंधन के बारे में पढ़ेंगे। आज केमिकली पढ़ेंगे, यानी रसायन के शास्त्र में, रसायन के दृष्टिकोण से हम लोग आज केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में तो हमारा जो बॉन्डिंग है वो तो रहता ही है, लेकिन आज हम लोग विषय वस्तु को लेकर भी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जानिए रासायनिक बंधन क्या होता है। रासायनिक बंधन, चलिए केमिकल बॉन्डिंग समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितना भी या केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, प्रत्येक आइटम दूसरे आइटम के साथ जुड़कर स्टेबल होना चाहता है। चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों न करना पड़े, चाहे उसके लिए उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों न करना पड़े, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों न करना पड़े, कोई भी मेथड क्यों न हो, लेकिन प्रत्येक मेथड को पार करते हुए एवरी आइटम ट्राई टू गेन देयर स्टेबिलिटी आइदर बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू आइटम। यानी कि रासायनिक बंधन क्या है कि परमाणु या अणु या आयंस के बीच में जो बॉन्ड बना रहेगा, जिस बंध से जुड़ा रहेगा, वो आपको क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल से मजबूती से जुड़ा रहेगा। उस बंधन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। यानी रासायनिक बंधन क्या है कि परमाणु, अणु या आयन के बीच जो आकर्षण बल से तीनों आपस में काफी मजबूती से जो बंधा रहता है, वही क्या कहलाएगा, रासायनिक बंधन। यानी कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टुगेदर आइटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी कि अणु, परमाणु, आयन को जिस आकर्षण बल से काफी मजबूती से बांध के रखता है, उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक बंधन। यानी परमाणु, अणु, आयन, परमाणु, अणु, आयन आकर्षण बल से, किस बल से जी, आकर्षण बल से काफी मजबूती से बंधे रहते हैं, काफी मजबूती से बंधे रहते हैं। तो जब तक आपस में बॉन्डिंग होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जब तक न होगा, वो एक दूसरे के करीब नहीं आएगा, बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं होगा। तो यही है आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण परमाणु परमाणु के बीच या अणु अणु के बीच या आयन आयन के बीच में
डायरेक्टली अटैच रहता है या केमिकल बॉन्डिंग बनाने में सक्षम हो पाता है। तो यानी इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स टुगेदर आइटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यह एक आकर्षण बल है। यह क्या है? एक आकर्षण बल है। रासायनिक बंधन क्या है? आकर्षण बल, जिसके द्वारा परमाणु, अणु या आयन आकर्षण बल से काफी मजबूती से बंधे रहता है। अब देखिए, अगर हम याद करते हैं सोडियम का सपोजिंग याद कीजिए आप, परमाणु संख्या 11 है। इसको हम अगर इसको हम सजाते हैं अगर सेल में, तो 2, 8, 1 हो गए। अगर क्लोरीन की हम चर्चा करते हैं तो 17 नंबर पर, इसको अगर सजाइए सेल पर तो 2, 8, 7 हो गया। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और हम बताए थे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द ऑक्टेट रूल, एवरी आइटम ट्राई टू गेन देयर स्टेबिलिटी, एवरी आइटम ट्राई टू फॉर्म द ऑक्टेट रूल। हमेशा कोई भी ऑक्टेट रूल का पालन करते हुए अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा। कोई भी आइटम अष्टक पूरा करना चाहेगा। अष्टक का मतलब हो गया कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बताइए, इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 7 इलेक्ट्रॉन का। क्या एक साथ एक समय में 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक समय में एक साथ संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल एटम, इट कैन लूज कि मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक साथ 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना एक पर्टिकुलर आइटम के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होता है। इसीलिए इसके लिए आसान यह होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग कर दे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा सोडियम, तो क्या बनाएगा जी? सोडियम प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम प्लस। त्याग का मतलब प्लस, ग्रहण का मतलब माइनस। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसके अष्टक का नियम जब ये पूरा करेगा तो बाहरी कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। तो चलिए गेन करवाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद ये हमारा बना देगा Cl माइनस। क्या बना दिया? Cl माइनस, यानी कि सोडियम स्टेबल हो गया, सोडियम आयन बन के, यानी सोडियम कैटायन बन के, और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब ये स्टेबल है। अब सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाना चाहेगा, बिकॉज दे आर स्टेबल, बोथ आर स्टेबल। जब दोनों स्टेबल है तो दोनों बॉन्ड बनाएगा, और दोनों बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? एक लेटिस का निर्माण करता है। लेटिस, लेटिस जालक का निर्माण करेगा। किसका जी? जालक का। जालक का निर्माण करता है। जब भी लेटिस का फॉर्मेशन होगा, जब भी जालक का निर्माण होगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लेटिस इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज लेटिस एनर्जी। जब भी लेटिस यानी जालक का निर्माण होगा तो कुछ न कुछ ऊर्जा मुक्त होगा। क्या होता है इसमें जी? ऊर्जा मुक्त होता है। फिर ये होता है ऊर्जा अपने आप निकलते रहता है। जो ऊर्जा मुक्त होते रहता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी, यानी कि जालक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि जब एनर्जी रिलीज होता है किसी सिस्टम से, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्योंकि देखिए, हमारा ये सोडियम प्लस, ये हमारा क्लोरीन माइनस बना, और जब धनायन और ऋणायन आपस में आया तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा, और जो हमारा बॉन्ड बन रहा है ये सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड बन रहा है। और सोडियम क्लोराइड अभी किस अवस्था में है? सोलिड अवस्था में है। यह किस अवस्था में था? गैसियस स्टेट में था, गैसीय अवस्था में था। लेकिन जैसे ही ये लेटिस बनाएगा, जालक बनाएगा, ये किस अवस्था में आएगा? सॉलिड अवस्था में। और जालक के दौरान जब भी जालक का निर्माण होगा उसी दौरान एनर्जी रिलीज होता है सिस्टम से, ऊर्जा मुक्त होती है। जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है लेटिस के फॉर्मेशन के द्वारा, लेटिस के फॉर्मेशन के दौरान, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटिस ऊर्जा, यानी कि जालक ऊर्जा। और ऊर्जा चूंकि मुक्त हो रहा है, इसीलिए उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि अभी तक हम लोग क्या सीखे कि केमिकल जो बॉन्डिंग जब बनता है, यानी रासायनिक बॉन्ड जब बनाता है, तो बनाने के दौरान ऊर्जा भी मुक्त होता है। उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? जो ऊर्जा हमारा मुक्त होता है तो वो कौन सा अभिक्रिया? इसका मतलब बंधन कौन सा अभिक्रिया है जी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
रिएक्शन जो हो रहा है सोडियम क्लोरीन के बीच में जो हमारा लेटिस बनेगा, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरे समझ आपको आ गया होगा कि रासायनिक बंधन क्या है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण बल है जिसके थ्रू क्या क्या रहता है जी, परमाणु, अणु और आयन काफी मजबूती से बॉन्ड बना के स्टेबल रहता है। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो रासायनिक बंधन के प्रकार पढ़ेंगे और फिर आगे चीजों को समझेंगे एक रासायनिक बंधन के कितने प्रकार होते हैं, फिर उन सारे प्रकारों को परिभाषित करेंगे अलग अलग करके। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप इन चीजों को उतारिए, फिर पुनः हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्या अभी तक सीखे, रासायनिक बंधन के दौरान देखे कि ऊर्जा भी रिलीज हो रहा था, और इसका मतलब ये भी देखे कि बंधन क्या है, तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इन चीजों को याद रखने की आवश्यकता है और याद रखना अति आवश्यक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रासायनिक बंधन के प्रकार। क्या था, रासायनिक बंधन के प्रकार को हम लोग देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन के प्रकार, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए पहला जो हमारा होता है ये प्रबल बंध होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा हमारा होता है दुर्बल बंध जिसको बोलते हैं वीक बॉन्ड, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। ये जो हमारा बॉन्ड होता है प्रबल बंध जो होता है वो परमाणु के बीच में बॉन्डिंग होगा, जिसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कहते हैं, यानी कि परमाणु के जो मध्य बॉन्डिंग होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दुर्बल बंध का मतलब हो गया आपको वीक बॉन्ड, कमजोर बंध, यानी ये अणु के बीच में बंध बनेगा, यानी कि आपको मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगा इसका। तो कैसे समझेंगे कोई बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको कैसे समझा जाए। सपोजिंग मान चलिए मार्कर है, इसको हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग मार्कर है, तो कैसे समझेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए अगर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो समझेंगे क्या है ये स्ट्रॉन्ग मार्कर है। चलिए तो हम क्या बोले अभी उदाहरण स्वरूप देखें कि मार्कर को कैसे बताएंगे स्ट्रॉन्ग है। तो मार्कर को तोड़ने के लिए यदि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, यदि कम ऊर्जा में मार्कर टूट जाए इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है। सपोजिंग ये दोनों मार्कर को हम किसी माध्यम से अटैच कर देते हैं, फेविकोल से, फेविक्विक के माध्यम से अटैच कर देते हैं। अगर इस दोनों के जोड़ को हम लोग तोड़ना चाहते हैं, अगर कम ही ऊर्जा में ये जोड़ टूट जाए तो वो क्या हो गया, दुर्बल बॉन्ड, यानी कि इन दोनों के बीच में, दोनों मार्कर के बीच में क्या है जी, तो वीक बॉन्डिंग है। लेकिन अगर इसको तोड़ने के लिए, इसके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए यदि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसका मतलब दोनों मार्कर के बीच में कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी कि बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा, यानी बॉन्ड एनर्जी। यानी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसका जो बंधन ऊर्जा होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है, इसका जो बंधन ऊर्जा होता है वो आपको 200 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होता है, पर मोल होता है। एक बहुत किताब ये भी लिख देता है कि बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल। 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होने का तात्पर्य तो यही हो गया जी, 200 से लेकर 400, ये भी तो 42 से अधिक ही है। चलिए, और इसका बंधन ऊर्जा जो होगा, हमारा जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो आपको क्या होगा, ये 2 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल के बीच होगा। तो देखिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तो यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना कम ऊर्जा के 2 से लेकर 40 किलो जूल ही अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो हम बोलेंगे किसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो हम बता दिए जिसका बंधन ऊर्जा ज्यादा हो उसको हम स्ट्रॉन्ग, और जिसका बंधन ऊर्जा कम हो उसको बोलेंगे वीक बॉन्ड बोलते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी कौन कौन से बॉन्ड होते हैं उन सारे बॉन्डों को देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में भी कौन कौन सा बॉन्ड होगा सब देखते हैं। तो देखिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। वो क्या है, हमारा आयनिक बंधन है, आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बंधन क्या है जी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। साधारण नामक इसका ही उदाहरण है आयनिक बंधन का, आयनिक बंधन का यानी आयनिक बॉन्ड। दूसरा सहसंयोजक,
दूसरा क्या है, सहसंयोजक बंधन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और तीसरा क्या है हमारा, उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और चौथा जो हमारा लास्ट है वो धात्विक बंध है, यानी धातु धातु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं धात्विक, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्डिंग बोलेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा कि रसायन बंध जो है, केमिकल बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक क्या हो गया, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसका बंधन ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, 2 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल के बीच में होना चाहिए, जबकि वीक बॉन्ड यानी कि दुर्बल बंध का बंधन ऊर्जा 2 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होना चाहिए। फिर प्रबल बंध में कौन कौन से ऐसे बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पढ़े कि आयनिक बंधन, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, धात्विक, ये सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब वीक का भी वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। वीक बॉन्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध, और दूसरा हमारा है वंडरवाल बंध, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें भी हम लोग 4-5 प्रकार के पढ़ेंगे। इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन पुनः जो हमारा जो विविया है वो इन सारे से क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावनाएं बनी रहती है। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक बॉन्ड है, इसीलिए बहुत कम इससे क्वेश्चन रेज होता है, बहुत कम क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो जो हम अभी तक जो वर्गीकरण किए हैं, क्लासिफिकेशन किए हैं बॉन्ड का, उन क्लासिफिकेशन को फिलहाल के लिए आप लोग उतारिए, फिर हम एक एक करके आते हैं, सभी के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर उनके उदाहरण को पढ़ेंगे, फिर उनके गुण को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जो प्रकार था, पहला प्रकार क्या था, आयनिक बॉन्ड। तो हम लोग आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, आयनिक बंधन को पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बंधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। देखिए नाम से क्लियर है कि आयनिक बंधन, आयन से, आयन कितने प्रकार का होता है जी बताइए जल्दी, आयन कितने प्रकार का होगा, तो आयन सर 2 प्रकार का होता है, एक आपको कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन होता है। कैटायन मतलब धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और ऋणायन मतलब निगेटिव चार्ज। यानी जो हमारा आयनिक बंधन का जो निर्माण हो रहा है वो आयन, चूंकि नाम में क्लियर है आयनिक बॉन्ड, आयन के द्वारा बॉन्ड बन रहा है, यानी कैटायन और एनायन के बीच बॉन्ड बन रहा है। यानी एक आइटम अगर प्लस में है तो दूसरा आइटम माइनस में है, यानी एक आइटम के पास अगर प्लस चार्ज है तो दूसरा के पास माइनस चार्ज होना अति आवश्यक है। अब दोनों के बीच में, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो बॉन्ड बनाएगा, और कैसा बॉन्ड होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो पहले हम क्या देखें कि आयनिक बंधन क्या होता है बेसिकली, कि ऐसा इस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण तब होगा जब हम या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से जिस बंधन का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बंधन बोलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। बने बंधन को कौन सा बंधन कहेंगे, आयनिक बंधन कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से, इट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर, पूर्ण आपका स्थानांतरण होगा। यानी कि आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से जिस बंधन का निर्माण होगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। कैसे समझेंगे सर, समझते हैं। अभी हम जीता जाता उदाहरण सोडियम क्लोराइड का लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्म कैसे हुआ होगा। सोडियम क्लोराइड यानी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो किस प्रकार, तो देखिए सोडियम है ये हमारा गैसियस स्टेट में,
इसका कॉन्फ़िगरेशन हम पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं कि एलिमेंट में सजाए भी थे। क्या करता है कि सोडियम प्लस बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। क्या बनाता है जी? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम प्लस यानी कि सोडियम कैटायन के रूप में एग्जिस्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग किया तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। फिर देखिए क्लोरीन गैसियस स्टेट में है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बनाता है। आप जान लीजिए कि जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो 3 स्टेप में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहला आपको धनायन का निर्माण होना चाहिए, धनायन यानी कैटायन, और दूसरा आपको ऋणायन का निर्माण होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा स्टेप है यानी आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो हमारा तीसरा स्टेप है वो धनायन और ऋणायन आपस में कंबाइन करेगा, आपस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद लेटिस का निर्माण यानी जालक का निर्माण करेगा। तो देखिए अब जो हमारा सोडियम प्लस है और ये क्या बन गया क्लोरीन माइनस, अब दोनों स्टेबल हो गया। अब दोनों क्या है, जब भी कोई भी आइटम आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा कर रहा होता है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करके ये सोडियम प्लस बनाया और ये भी ऑक्टेट पूरा करके क्लोरीन माइनस बनाया। अब जब धनायन और ऋणायन यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस केमिकली अटैच होगा, केमिकली कंबाइन होगा, तो यह NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। और किस अवस्था में? सॉलिड स्टेट में। हमेशा जब जालक का निर्माण होता है, लेटिस का निर्माण होता है, तो किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। यानी अब सोडियम क्लोराइड का एक लेटिस बना दिया। क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड का लेटिस यानी कि जालक। और हम पूर्व के लेक्चर में बता चुके हैं कि जब भी जालक का निर्माण होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लेटिस इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यह क्या करेगा? कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए तो उसको ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया बोले थे। बंधन क्या? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी। यहाँ लेटिस का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो हमारा आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो हमारा तीसरा 3 स्टेप में बन रहा है। पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, दूसरा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एनायन, और तीसरा स्टेप में क्या हो गया? एनायन और कैटायन केमिकली कंबाइन करके जालक का निर्माण यानी कि लेटिस का निर्माण करता है। और लेटिस के दौरान जो एनर्जी निकलता है, लेटिस के दौरान जो एनर्जी निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं लेटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जालक ऊर्जा। हम लेटिस एनर्जी का भी लिखाएंगे डेफिनेशन, टेंशन मत लीजिए। लेटिस एनर्जी, बस इतना जान लीजिए कि लेटिस के दौरान, लेटिस फॉर्मेशन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है दैट इज लेटिस एनर्जी। यानी हमारा सोडियम क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन के तैयार है वो सॉलिड अवस्था में, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो आप समझिए हम क्या बोले अभी कि आयनिक बॉन्ड बनाने के 3 तरीके हैं, 3 स्टेप है, 3 मेथड है। यदि तीनों प्रक्रिया पूरा करता है तो आयनिक बॉन्ड आराम से आप बनवा सकते हैं। तो पहला स्टेप देखिए, पहला क्या था प्रक्रिया? यानी कि आयनिक बंध बनाने के 3 तरीके, और तीनों तरीका अगर फुलफिल हो रहा है इसका मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहला हम लोग क्या देखे जी? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी धनायन का निर्माण होता है। धनायन का निर्माण। और धनायन का निर्माण कैसे होता है आप ही लोग बताइए? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। यानी धनायन के निर्माण के दौरान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी? त्याग होता है। बहुत बढ़िया। दूसरा हम क्या देखे कि ऋणायन का निर्माण हो रहा है, और ऋणायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी कि ऋणायन का निर्माण कब होगा? ऋणायन का निर्माण कब होता है? जब वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। और तीसरा स्टेप क्या था? लेटिस बनाएगा यानी कि जालक बनाएगा। तीसरा स्टेप क्या था? जालक बनाएगा। तीसरा स्टेप में है जालक का निर्माण होता है। क्या? जालक का निर्माण। और जालक का निर्माण कैसे हुआ है खुद देखिए, जब धनायन और ऋणायन केमिकली कंबाइन हुआ है। यानी धनायन और
ऋणायन, ऋणायन का कॉम्बिनेशन जब होगा, दोनों जब मिलेगा तब आपका क्या होगा, लेटिस बनेगा। और लेटिस के दौरान लेटिस एनर्जी का निर्माण होता है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आयनिक बंधन जो है, आयनिक बॉन्ड जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आयनिक बॉन्ड बनाने के जो 3 तरीका था, इन तरीकों का पालन करते हुए आप लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड के और कुछ कुछ गुण भी जानते हैं। आगे जानेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, धनायन ऋणायन के बीच में बनता है। एक आइटम को ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए तो दूसरे के पास लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तत्काल इन चीज़ों को उतारिए। फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड के और कुछ विशेषताओं के बारे में। चलिए, तो हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े थे। दूसरा भी उदाहरण, बहुत सारा आयनिक बंधन का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड जितना है, CaCl2 है, MgCl2 है, ये सब क्या है, ये सब आपको रासायनिक बंधन के आयनिक बॉन्ड के क्या है, उदाहरण हो गए। आयनिक बॉन्ड के ये सब उदाहरण हो गए। इसमें भी आप बना सकते हैं आयनिक बंधन में। कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, कैल्शियम पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस के बीच धनायन ऋणायन के बीच में। कैल्शियम पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, तो धनायन ऋणायन के बीच में। मैग्नीशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्डिंग होगा दैट इज आयनिक बॉन्ड होगा। तो देखिए कुछ गुण भी है, उसको समझते हैं आप लोग। आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि आयनिक बॉन्ड बनाने के दौरान किन किन बातों का याद रखना है, आयनिक बॉन्ड किन 2 आइटम के बीच में बनेगा, इन चीज़ों को भी समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो आयनिक जो बॉन्ड होगा, इस सबको स्टार लगा के लिख लिया कीजिए। आयनिक बंध या आयनिक जो बंधन होगा धनायन एवं ऋणायन परमाणु के बीच बनता है। वन आइटम शुड हैव पॉजिटिव चार्ज, वन शुड हैव निगेटिव चार्ज। एक के पास तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे के पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए। आयनिक बंधन धनायन एवं ऋणायन परमाणु के साथ बनता है। दूसरी बात, आयनिक बंधन जो बनेगा, अच्छा जब मेटल नॉन मेटल 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो मेटल किसको बोलते थे, कि वैसा आइटम जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कैपेसिटी हो। सपोजिंग अगर उदाहरण लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम को अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMn में तो 2 8 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग कर रहा था और त्याग करने के बाद इस पर जो क्या आ रहा था, सोडियम प्लस आ रहा था। तो आइटम हैविंग द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। वैसा परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता हो, त्याग करने की क्षमता हो, उसको हम लोग मेटल यानी कि धातु बोलते हैं। नॉन मेटल किसको बोलते हैं, कि वैसा परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 8 8 हो जाएगा, यानी Cl- का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी ग्रहण करने की क्षमता है, इसीलिए यह क्या है, नॉन मेटल है, वह धातु है। तो देखिए अभी तो बनाए थे हम आयनिक बॉन्ड, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में ही बनाए थे, यानी सोडियम क्या हो गया, धातु, और क्लोरीन क्या हो गया, अधातु। यानी आयनिक बंध बनेगा धातु और अधातु के बीच में। आयनिक बंधन धातु एवं अधातु के बीच बनता है, अधातु के बीच बनता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये आयनिक बॉन्ड की जो हमारी विशेषताएं थी, किन के बीच बनता है, इन सारों चीज़ों को हम लोग में देख लिया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, उतारिए, फिर हम बढ़ेंगे। फिर बॉन्ड का जो अगला प्रकार है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधन। लेकिन फिलहाल इनको उतार लीजिए आप लोग, तब हम लोग बढ़ते हैं सहसंयोजक बंधन की ओर।